Hello everyone, I am Miss Asha Banu Siddiqui. I am a clinical instructor in Jagdalpur Institute of Nursing. Today I will explain you about oligohydramnion. So, oligohydramnion is a topic from obstetrics and midwifery nursing subject, and it is a topic of BSc Nursing 4th year and GNM Nursing 3rd year students. Okay. So, as we all know, oligohydramnion is a disease which is related to amniotic fluid. So before I tell you about oligohydramnion, I want to explain you about amniotic fluid. So here, amniotic fluid is the fluid which present around the baby that protects them in the womb. एमनियोटिक फ्लूइड ऐसा फ्लूइड है जो बेबी के चारों तरफ सराउंडिंग एरिया में एमनियोटिक सैक में प्रेजेंट होता है, जो बेबी को वोम में प्रोटेक्ट करके रखता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. ओके. नॉर्मल लेवल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड आर, अगर हम एमनियोटिक फ्लूइड का नॉर्मल लेवल वीक्स के अकॉर्डिंग देखें तो 12 वीक्स में 50 ml होता है, 20 वीक्स में 40 ml एंड 36 to 38 वीक्स में 1 लीटर होता है. एंड आफ्टर 40 वीक्स के बाद एमनियोटिक फ्लूइड का जो लेवल है वो डिक्रीज होने लगता है. ओके. नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड. एमनियोटिक फ्लूइड कैसे बनता है? तो एमनियोटिक फ्लूइड फीटल यूरिन के थ्रू बनता है, फीटल लंग सिक्रीशंस के फीटल के जो लंग्स में जितने भी सिक्रीशंस पाए जाते हैं उनके थ्रू भी एमनियोटिक फ्लूइड का प्रोडक्शन होता है. नेक्स्ट, ओरल नेजल सिक्रीशन मीन्स फीटल के माउथ में, नोज़ में जो भी सिक्रीशंस पाए जाते हैं उनके थ्रू भी एमनियोटिक फ्लूइड बनता है, प्रोड्यूस होता है. नेक्स्ट वी विल सी द एलिमिनेशन. एलिमिनेशन का मतलब होता है निकलना. ओके. सो द प्राइमरी सोर्स ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज फीटल स्वॉलोइंग. सो एमनियोटिक फ्लूइड के एलिमिनेशन का जो प्राइमरी सोर्स होता है, पहला सोर्स होता है, वो होता है फीटल स्वॉलोइंग. फीटल एमनियोटिक फ्लूइड को स्वॉलो कर लेता है, उसके थ्रू जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो एलिमिनेट होता है, एक्सक्रीट होता है. ओके. Now we will start our topic, that is oligohydramnion. So firstly I will deal with the introduction. Oligohydramnion refers to amniotic fluid volume that is less than expected for gestational age. It is typically diagnosed by ultrasound examination. Oligohydramnion में क्या होता है, जो amniotic fluid का वॉल्यूम है वो नॉर्मल से कम हो जाता है और इसे हम अल्ट्रासोनोग्राफी के हेल्प से डायग्नोस्ट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं. Oligohydramnion occur when the volume of fluid in the amniotic sac is too low. Oligohydramnion कब होता है? जब amniotic sac में amniotic fluid का लेवल कम हो जाता है, उस कंडीशन में oligohydramnion कॉज करता है. ओके. नेक्स्ट वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ oligohydramnion. Oligohydramnion is an extremely rare condition where the liquor amni is deficient in amount to the extent of less than 200 ml at term. Oligohydramnion बहुत रेयर कंडीशन है, मीन्स ये बहुत कम अफेक्ट करता है, जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल 200 ml से कम हो जाता है. ओके. Next we will see the incidence. Roughly 4% of pregnant women are diagnosed with oligohydramnion. Because it is rare condition, so only 4% वुमेन को यह oligohydramnion कॉज करता है, डायग्नोस्ड होता है. ओके. नेक्स्ट वी विल सी द etiology. सो फर्स्ट वन इज़ fetal condition. fetal condition में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़. So chromosomal abnormalities like Down syndrome, टर्नर सिंड्रोम्स की वजह से, एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से बेबी का जो फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, बेबी का फंक्शन स्लो हो जाता है, बेबी प्रॉपर एमनियोटिक फ्लूइड प्रोड्यूस नहीं कर पाता. उस कंडीशन में oligohydramnion कॉज होता है. रीनल एजेनेसिस. रीनल एजेनेसिस का मतलब होता है जो किडनीज़ है वो फॉर्म नहीं होते, नहीं बनते, या एक किडनी नहीं बनता या दोनों ही किडनी नहीं बनती, जिस वजह से जो बेबी है प्रॉपर यूरिन प्रोडक्शन नहीं कर पाता, यूरिनेट नहीं कर पाता. यूरिनेट नहीं करने की वजह से एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल वो कम होने लगता है. सो oligohydramnion कॉज होता है. नेक्स्ट, इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन. इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन की वजह से बेबी का जो फंक्शन है वो स्लो हो जाते हैं, बेबी एमनियोटिक फ्लूइड प्रोड्यूस नहीं कर पाता. नेक्स्ट, सर्टेन ड्रग्स लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स. प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स लाइक एंडोमेथासिन
प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स की वजह से एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल डिक्रीज़ होने लगता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर भी ओलिगोहाइड्रोमिया कॉज करते हैं। पोस्ट मैच्योरिटी मीन्स बर्थ आफ्टर 42 वीक्स। आफ्टर 42 वीक्स अगर बेबी का बर्थ होता है तब एमनियोटिक फ्लूइड का जो लेवल है वो 40 वीक्स के बाद ही कम होने लगता है। तो उस कंडीशन में भी ओलिगोहाइड्रोमिया कॉज करता है। नेक्स्ट आईयूजीआर में क्या होता है? इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। बेबी का जो ग्रोथ है वो रुक जाता है, वो बेबी का प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाता। तो बेबी का ग्रोथ नहीं होने की वजह से बेबी का जो भी फंक्शंस है प्रॉपर नहीं होता, उस कंडीशन में ओलिगोहाइड्रोमिया कॉज होता है। सो ये सारे थे फीटल कंडीशन। नाउ वी विल सी द मैटरनल कंडीशन। तो फर्स्ट वन इज़ प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन. So premature rupture of membrane means before the labor starts membrane was rupture means लेबर स्टार्ट होने के पहले ही जो मेम्ब्रेन्स है वो रप्चर हो जाता है। उस कंडीशन में जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो लीक होने लगता है, वो बाहर आने लगता है। तो वहाँ का जो लेवल है वो डिक्रीज़ होने लगता है। यूट्रोप्लासेंटल इंसफिशिएंसी मीन्स जो प्लासेंटा है अपना फंक्शन, अपना वर्क प्रॉपर नहीं कर पाता, जिस वजह से बेबी को हाइपो परफ्यूजन हो जाता है। मीन्स उसका जो परफ्यूजन है वो डिक्रीज़ हो जाता है ब्लड सप्लाई नहीं होने की वजह से। इस वजह से एमनियोटिक फ्लूइड का प्रोडक्शन भी नहीं हो पाता। नेक्स्ट इडियोपैथिक मतलब अननोन कॉजेज़। तो ओलिगोहाइड्रोमिया अननोन कॉज की वजह से भी हो सकता है। डिहाइड्रेशन अगर मदर को डिहाइड्रेशन है, मदर प्रॉपर वाटर नहीं लेती है, तो उस कंडीशन में भी ओलिगोहाइड्रोमिया कॉज करता है। नेक्स्ट पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी मतलब आफ्टर 40 वीक्स प्रेगनेंसी मतलब आफ्टर 40 वीक्स प्रेगनेंसी कंटिन्यू होता है, मदर डिलीवर नहीं होती है, तो उस कंडीशन में भी एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल डिक्रीज़ होने लगता है, तो ओलिगोहाइड्रोमिया कॉज करता है। ओके, नेक्स्ट वी विल सी द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। लेस फीटल मूवमेंट में ड्यू टू लैक ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड की कमी की वजह से फीटल प्रॉपर मूव नहीं कर पाता, फीटल को माल प्रेजेंटेशन हो सकता है। मदर का जो यूट्रस है उसका साइज़ स्मॉल होता है क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल सफिशिएंट नहीं होता। एब्डोमेन अपीयर्स द फुल ऑफ फीटल पार्ट्स। एब्डोमेन में फीटल पार्ट्स ज़्यादा दिखाई देते हैं। एविडेंस ऑफ आईयूजीआर मीन्स इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन के भी साइन एंड सिम्टम्स शो होते हैं। ओके, नेक्स्ट वी विल सी द डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन में सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन में मेनली हम हिस्ट्री लेते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के लीकेज का। सिम्टम्स तो नहीं हो रहा है मदर को, या फिर मदर वेटी फील तो नहीं कर रही है, ये सारे हम लोग हिस्ट्री कलेक्शन में हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जामिनेशन में हम लोग फंडल हाइट मेज़र करते हैं एंड स्पेक्युलम एग्जामिनेशन करते हैं, और स्पेक्युलम एग्जामिनेशन के थ्रू हम लोग एबनॉर्मलिटीज़ चेक करते हैं। नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड की हेल्प से हम लोग ओलिगोहाइड्रोमिया डायग्नोस्ट कर सकते हैं। सो अल्ट्रासाउंड में हम लोग क्या क्या देखेंगे? एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़, रीनल एजेनेसिस, फीटल का शेप, फीटल का साइज़। ओके, ये सारी चीज़ हम लोगों को अल्ट्रासाउंड में दिख जाता है। इससे हम किस वजह से, किस कॉज की वजह से हो रहा है ओलिगोहाइड्रोमिया, वो भी हम पता कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अल्ट्रासोनोग्राफी शुड बी डन एटलीस्ट वंस एवरी 4 वीक्स। अल्ट्रासोनोग्राफी मंथ में एक बार करने के लिए मदर को रेकमेंड करेंगे। एंड एवरी 2 वीक्स इफ़ ग्रोथ इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू मॉनिटर फीटल ग्रोथ। अगर आईयूजीआर है बेबी को, तो उस कंडीशन में हम मदर को मंथ में 2 बार अल्ट्रासोनोग्राफी करवाने का एडवाइस करेंगे। ओके, नेक्स्ट वी विल सी द ट्रीटमेंट।
तो ट्रीटमेंट हम ट्राइमेस्टर वाइज देखेंगे। एट फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीन्स फर्स्ट 3 मंथ्स हम लोग मदर को काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे, एडिक्वेट रेस्ट लेने बोलेंगे और मदर का हाइड्रेशन मेंटेन करेंगे ओरल फ्लूइड्स के थ्रू या आईवी फ्लूइड्स के थ्रू, ताकि हम डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट कर सकें मदर को। ओके, नेक्स्ट एट सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम लोग मदर को काउंसलिंग देंगे। उसके बाद हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगे। अगर अल्ट्रासोनोग्राफी में फिटल एनामलीज निकला या एनी कोई कंजेनाइटल एनामली प्रेजेंट है तो मदर को हम लोग रिकमेंड करेंगे कि वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर ले। नेक्स्ट, अगर अल्ट्रासोनोग्राफी में फीटल कंडीशन गुड है तो हम एमनियो इन्फ्यूजन करवाएंगे। सो व्हाट इज़ एमनियो इन्फ्यूजन? So now we will see the amnio infusion. So it is a procedure in which normal saline or lactate ringer solution is infused into the uterine cavity to replace amniotic fluid. So amnio infusion एक procedure है जिसमें हम इंट्रायूट्राइन कैथेटर सर्विक्स के थ्रू यूट्रस में इंसर्ट करते हैं एंड उसमें हम लोग नॉर्मल सेलाइन या रिंगर लैक्टेट इन्फ्यूज़ करवाते हैं ताकि एमनियोटिक फ्लूइड रिप्लेस कर सकें। ओके, एंड इट ऑल्सो यूज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ मेकोनियम एस्पिरेशन ड्यूरिंग लेबर इन वुमेन विथ मॉडरेट और थिक मेकोनियम फ्लूइड। इन केस अगर बेबी का मेकोनियम मीन्स स्टूल, फर्स्ट स्टूल ऑफ बेबी। ओके, इन केस अगर मेकोनियम फ्लूइड बेबी का मॉडरेट है या थिक है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, जिस वजह से मेकोनियम एस्पिरेशन का रिस्क बढ़ जाता है, उस कंडीशन में हम एमनियो इन्फ्यूजन दे सकते हैं लेबर के टाइम, ताकि हम मेकोनियम एस्पिरेशन के रिस्क को कम कर सकें। ओके, नेक्स्ट एट थर्ड ट्राइमेस्टर if the gestational week is 34 or more than 34 weeks and leakage is present, then delivery should be done. if मदर का जो जेस्टेशनल वीक है वो 34 है या फिर 34 से ज़्यादा है और लीकेज हो रहा है तो हम डिलीवरी के लिए रिकमेंड करेंगे, उस मदर का डिलीवरी हम करवाएंगे। नेक्स्ट, इफ़ PROM एंड IUGR means if premature rupture of membrane or IUGR present, then hydrate the mother and proceed to delivery at 38 weeks of gestation. अगर प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन या IUGR इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन कंडीशन है तो उस कंडीशन में हम मदर को पहले हाइड्रेट करवाएंगे, मीन्स या तो ओरल फ्लूइड के थ्रू या आईवी फ्लूइड्स के थ्रू मदर को हम हाइड्रेट करवाएंगे। आफ्टर दैट हम उन्हें डिलीवरी के लिए प्रोसीड करेंगे एट 38 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। ओके, if the mother is in postterm then C-section is recommended. अगर मदर पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी है, मीन्स प्रेगनेंसी इज़ कंटिन्यू इन 40 वीक्स, प्रेगनेंसी 40 वीक्स या उससे ज़्यादा कंटिन्यू है और डिलीवरी नहीं हो रहा है तो हम सिजेरियन सेक्शन के लिए रिकमेंड करेंगे मदर को। ओके, कॉम्प्लिकेशन। सो कॉम्प्लिकेशन में फीटल कॉम्प्लिकेशंस में अबॉर्शन हो सकता है, डिफॉर्मिटीज़ आ सकते हैं, डिफॉर्मिटीज़ मीन्स एबनॉर्मलिटीज़ आ सकता है, बेबी का जो शेप है उसमें अल्ट्रेशन आ सकता है, बेबी को क्लब फुट हो सकता है, इवन एम्पुटेशन ऑफ द लिम्ब, बेबी का जो लिम्ब है वो एम्पुटेट हो सकता है। ओके, बेबी को कॉर्ड कंप्रेशन भी हो सकता है एंड बेबी का जो डेथ रेट है, मोर्टालिटी रेट, वो भी इंक्रीज़ हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हम मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं। तो प्रोलॉन्ग लेबर हो सकता है, लेबर का जो नॉर्मल टाइम है उससे आगे भी बढ़ सकता है, इंक्रीज ऑपरेटिव